हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मिश्रा सर आप लोगों के समक्ष आज निबंध जो कि बहुत महत्वपूर्ण निबंध, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आईएससी सीबीएसई कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ामों में निबंध की बहुत बड़ी भूमिका होती है प्यारे बच्चों। तो आज मैं महत्वपूर्ण निबंध लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जो प्रायः परीक्षाओं में, चाहे स्कूल के एग्ज़ाम हों या चाहे प्रतियोगात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, इन सभी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण निबंध को लेकर के या इन एग्ज़ामों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण निबंध के लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और यह है राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी किस प्रकार से प्रभावशाली है निबंध के रूप में। बहुत सी परीक्षाओं में हिंदी के ऊपर राष्ट्रभाषा के संदर्भ में कई निबंध पूछे जाते हैं और मैं इसी संदर्भ में राष्ट्रभाषा के संदर्भ में निबंध लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। पहले दो पंक्तियों से मैं अपने विचार को प्रारंभ देना चाहता हूँ। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियाँ हैं, ध्यान दें। है भव्य भारत ही हमारी, मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी, और लिपि है नागरी। क्या सुंदर भाव है। यानी मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में महत्वपूर्ण स्थान से स्थापित किया कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है। इस बात को उन्होंने उल्लेखित किया और राष्ट्रभाषा किस प्रकार से हिंदी है इसका उल्लेख भी मैं अपने इस निबंध में करने जा रहा हूँ। ध्यान दें। अब मैं प्रस्तावना की बात कर रहा हूँ कि हिंदी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली और लोकप्रिय भाषा के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में विराजमान हो चुकी है। कहीं कुछ कम, कहीं कुछ ज़्यादा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंदी की भूमिका पूरे भारतवर्ष में है। एक बात जान लें, चाहे कोई पशु पक्षी हो, कोई जीव हो, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। हर स्थान के लोगों की एक अपनी भाषा होती है और भाषा के माध्यम से भी एकता का सूत्र प्रचारित और प्रसारित होता है। तो हर देशों की अपनी अपनी एक, वैसे हर देशों में प्रांतीय भाषाएं होती हैं, आंचलिक भाषाएं होती हैं, लेकिन देश की एकता और अखंडता के लिए एक भाषा होती है। जैसे इतना बड़ा चीन है, वहाँ प्रांतीय स्तर पर कई भाषाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा है चीन। फ्रांस में जाएं, वहाँ की कई डायलेक्ट्स हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर फ्रेंच भाषा है। उसी प्रकार रशिया में रशियन लैंग्वेज है। तो सब राष्ट्रों की अपनी अपनी एक पहचान के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक भाषा है, वहाँ की वो राष्ट्रीय भाषा है। तो इसी प्रकार से भारतवर्ष भी, ध्यान दें, साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन के क्षेत्र में बहुत विकसित है और इनके बीच में साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने के लिए एक प्रभावशाली भाषा का होना अत्यंत आवश्यकता है। यानी बहुत ही आवश्यक है, आवश्यकता होती भी है। तो निश्चित रूप से यह कार्य हमारे देश के लिए हिंदी करती है और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। भले ही कुछ गणमान्य सदस्य लोग यह
कहते हुए सुनते हैं कि राजभाषा है, राजभाषा है। बात तो सही है संवैधानिक स्तर पर, और लेकिन कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अगर हम कह सकते हैं कि हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति बात नहीं है। इसमें वैचारिक मतभेद में भी पढ़ने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ राष्ट्रभाषा का पहले मीनिंग जाने कि राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों है, यानी उसका पहले मीनिंग जान लेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य, राष्ट्रभाषा किसी भी देश की वह भाषा होती है जो सबसे अधिक समझी जाती हो और सबसे अधिक पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो, और देश की संस्कृति को और देश के गरिमा को एकता के सूत्र में पिरोने की शक्ति रखती हो। ऐसी भाषा अगर हिंदी यानी हमारे भारतवर्ष में कोई भाषा है तो निश्चित रूप से वो हिंदी है। हिंदी भाषा संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, लोगों को जोड़ने के रूप में कार्य करती है, राजभाषा के रूप में कार्य करती है, और इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्योंकि जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, यानी आप यह समझ सकते हो, जो आकलन मेरे पास है, जो गणना मेरे पास है, 44% लगभग 43.7% केवल हिंदी भाषा भाषी का बेल्ट आता है, और इसके बाद में अन्य बेल्ट को भी जोड़ लिया जाए जहाँ हिंदी लोग अच्छी तरीके से फराटेदार बोलते हैं, समझते हैं, तो इस आधार पर, और हिंदी जहाँ समझने की बात है वह आजकल दक्षिण भारत में भी बड़े पैमाने पर समझने लगे हैं। भले यह कार्य मीडिया ने किया हो, दूरदर्शन ने किया हो, या सरकारों ने भी किया हो, तो चाहे जो भी बातें हों, यानी हिंदी बोलने वालों की संख्या जहाँ ज़्यादा है, समझने वालों की संख्या भी 80-90% लोग हिंदी समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। तो इस प्रकार से देश को यानी एकता के सूत्र में पिरोने की बहुत बड़ी शक्ति है। अब मैं अगले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य समझ में आ गया। अब राष्ट्रभाषा की आवश्यकता, क्योंकि मनुष्य के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए राष्ट्रभाषा का होना अत्यंत आवश्यकता होती है। मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर ले, परंतु अपनी भाषाओं को व्यक्त करने में उसे अपनी यानी अलग पहचान होती है, आसानी होती है, और बहुत संतोष भी होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। यही कारण है मेरे प्यारे विद्यार्थी गणों कि हमारे राष्ट्र में जो गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र भी थे, देश की एकता के लिए आज़ादी के यानी जब शंखनाद आज़ादी के लिए बिगुल बज रहा था, उस समय भी बहुत से लोगों ने, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बड़े पैमाने पर महात्मा गांधी और कई लोग, इन सभी महानुभावों ने हिंदी को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे बड़ा आधार माना कि राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए हिंदी की सबसे बड़ी भूमिका है। बहुत बड़ी बात भी सही है बच्चों कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी यानी एक कोई भाषा, कोई भी एक राष्ट्रभाषा को, कोई एक लीडिंग लैंग्वेज को सामने आना होगा। तो जो सबसे अधिक बोली जाती है, जो सबसे अधिक लिखी पढ़ी जाती है भारत में, तो वह हिंदी ही है। इसलिए हिंदी का राष्ट्रभाषा यानी होना बहुत ही आवश्यक भी है, और भले संवैधानिक स्तर पर यह स्थान मिलने में देर हो या चाहे जो भी हो, लेकिन वो अपने आप ही पद पर आसीन है, अपने आप ही स्वतः राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है। भारत में राष्ट्रभाषा की समस्याएं, यानी इस विषय पर अब मैं अगले पॉइंट पर अगर चर्चा करूं,
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही देश के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं विकराल रूप से लिए हुई थीं और उन समस्याओं को यानी में राष्ट्रभाषा भी एक समस्या थी। यानी कानून द्वारा भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता था। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर कुछ आंचलिक भाषाएं भी बड़े पैमाने पर हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दें, अगर सभी भाषाओं को यानी सभी भाषाभाषी आपस में यह कहते हुए मिलेंगे हमारी भाषा राष्ट्रभाषा हो, तो विवाद बहुत बढ़ सकता है। विवाद इसीलिए हमारे भारत में त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम हमारी सरकारों ने लागू किया कि ट्राई लैंग्विस्टिक सिस्टम, अंग्रेजी, हिंदी और प्रांतीय भाषा, 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी जहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर को यानी अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हिंदी वहीं राष्ट्रीय भाषा, और तीसरी भाषा जो हमारी होगी वह प्रांतीय भाषा होगी। नेक्स्ट ध्यान दें, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता। अब इसके बाद इस पर विचार हम अपना व्यक्त करेंगे। संविधान का निर्माण करते समय यह प्रश्न उठा था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। प्राचीन काल में राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। धीरे धीरे प्रांतीय भाषाओं की उन्नति हुई और संस्कृत ने अपनी पूर्व स्थिति को खो दिया। मुगल काल में उर्दू का विकास हुआ। अंग्रेज़ों के शासन में अंग्रेजी संपूर्ण देश की भाषा बनी। अंग्रेजी हमारे जीवन में इतनी बस गई कि अंग्रेजी शासन के समाप्त हो जाने पर भी देश में अंग्रेजी के प्रभुत्व समाप्त नहीं हुए। इसी के प्रभाव स्वरूप भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा कर देने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। ध्यान दें, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देने पर भी उसका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। यद्यपि हिंदी एवं हिंदी भाषा के अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया है, तथापि आज भी हिंदी को उसका गौरवपूर्ण स्थान नहीं दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थीगणों, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भाषा भाषी जो हमारे क्षेत्र हैं, जो बोलने वाले, उनकी भी कुछ कमी रही है। जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि हिंदी भाषा भाषी यानी हिंदी को जो सम्मान मिला, जो यह स्थान मिला, वह हिंदी भाषा भाषियों का उसमें योगदान नहीं रहा, बल्कि हिंदी के जो गैर भाषा भाषी थे, अहिंदी जो प्रांत थे, उनका योगदान था। हिंदी को यह स्थान मिला। हिंदी भाषा भाषी हिंदी की पूंछ पकड़कर पीछे धकेलने में ही इनका योगदान रहा। यानी कहने का मतलब हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के लोग आज हिंदी में काम करने में शर्माते हैं। बहुत लोग बैंकों में, रेलवे में, सरकारी संस्थानों में, जहाँ पर भी हिंदी में कामकाज होने की व्यवस्था है, राजभाषा के रूप में थी, वैसे हिंदी विराजमान ही है पूरे भारत में। तो सभी लोगों को हिंदी में काम करना चाहिए पूर्ण रूप से, ताकि हिंदी का विकास हो। और ये प्रत्येक भारतीयों का यह परम दायित्व है हिंदी के विकास को अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाएं। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीय पहचान नहीं है, इंटरनेशनल पहचान हो सकती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज ग्रुप में हम दर्जा दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की भी अपनी एक भाषा होनी चाहिए। जब हम विदेशों में जाएं तो हम हिंदी में बात करें, अपनी पहचान बनाएं बड़े पैमाने पर। खैर, इधर कुछ वर्षों से हिंदी पर विशेष कार्य हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी जो संगोष्ठियाँ विचार हो रही हैं, वहाँ पर भी हमारे यानी आप देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के और भी जो मंत्री जा रहे हैं, वह हिंदी में कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय गौरव की बात है कि सभी लोग जो भी बाहर जाएं, देश का प्रतिनिधित्व करें, वही अपने सारे कार्य हिंदी में करें, तो निश्चित रूप से हिंदी के विकास में 4 चांद लग जाएगा। अब ध्यान दें, आगे मैं अब यहाँ पर ध्यान दें, यह स्पष्ट करूँगा अगला पॉइंट। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के विकास में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न, समस्याएं या बाधाएं। ध्यान दें, हिंदी बहुत
प्रसिद्ध प्रभावशाली भाषा है। एक बात तो यह भी है कि हिंदी संस्कृत की, यानी सब हमारे देश की सारी भाषाएं ही संस्कृति से, यानी सभी की भाषाएं जो, यानी कहा जाए मदर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस वह संस्कृत है। तो संस्कृत सारी भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की जननी है। लेकिन हिंदी की भूमिका इसलिए बढ़ जाती है प्यारे बच्चों, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में है, संस्कृत देवनागरी लिपि में है। तो देवनागरी लिपि में होने के नाते उसके संपूर्ण स्वरूपों को, सर्वगुणों को उसको अपना ली है, आत्मसात कर ली है, और इसलिए हिंदी को निश्चित रूप से यानी राष्ट्रभाषा के रूप में अपने आप स्थान प्राप्त हो जाता है। कुछ जगहों पर थोड़ी बाधाएं हैं, जो अहिंदी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कुछ विरोध होता है समय समय पर, लेकिन मेरा विचार यहाँ पर यह है कि सभी लोगों को आपसी तालमेल, देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में सभी लोगों को बोलने और स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे विषय पर, क्योंकि हिंदी सरल है, विश्व में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग लैंग्विस्टिक साइंस को लैंग्विस्टिक साइंस पर, भाषा विज्ञान पर अगर उसकी आधारशिला पर हिंदी को रखें तो विश्व की सबसे प्रभावशाली भाषा हिंदी बन जाती है। क्योंकि हिंदी में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। तो इसके उच्चारण या इसके व्याकरण बहुत ही वैज्ञानिक धरातल पर हैं। इसमें कोई, इसका जो वैज्ञानिक जो पहलू हैं बहुत उच्च कोटि की हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर संस्कृत भाषा सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल में। तो संस्कृत की प्रत्यक्ष उत्तरदायिनी है हमारी हिंदी, इसलिए हिंदी जो है अधिक प्रभावशाली भाषा के रूप में अपने आप ही विराजमान है। ध्यान दें प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ जगहों पर जो अहिंदी प्रांत हैं वहाँ पर कुछ विरोध हैं हिंदी के प्रति, लेकिन उन्हें यह विरोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी किसी प्रांतीय भाषा को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है, उसकी गरिमा में, उसकी लोकप्रियता में बाधा बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि प्रांतीय भाषाएं भी उन्नतशील हों, विकसित हों और हिंदी का भी विकास हो, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनका विकास होना अत्यंत आवश्यक है। और अब मैं अगला पॉइंट, हिंदी के पक्ष और विपक्ष संबंधी जो अवधारणाएं रही हैं उसको भी मैं थोड़े शब्दों में व्यक्त कर दूं। ध्यान दें, हिंदी भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रभावशाली भाषा है। देश में लगभग अगर देखा जाए आधी आबादी हिंदी लगभग बोलते हैं और सरल सुबोधमय है। लिपि भी बोधगम्य है। कम से कम वर्णों में अधिक से अधिक वैज्ञानिक क्षमता को, दक्षता को, गुणों को अपने आप में हिंदी समेटी हुई है। ये बहुत विस्तृत भाव है, ध्यान दें। और बड़ा वर्ग जो है बहुत विशाल जो हमारा क्षेत्र है उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे थोड़े दक्षिण भारत में, कुछ जगह पर पूर्वी भारत के कुछ जगहों पर यानी अंग्रेजी को अधिक मान्यता आज भी दे रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए हमारी पहचान अंग्रेजी से नहीं बल्कि हिंदी से या संस्कृत से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में संस्कृत तो आज धीरे धीरे बहुत कम हो चुकी है, लेकिन उसकी जगह पर राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय सद्भाव को, राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से हिंदी को हमें और सशक्त बनाना होगा। ध्यान दें, हिंदी के विकास संबंधी प्रयत्न ध्यान दें। आज हिंदी के विकास में बहुत से विकास के कार्य किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो देवनागरी लिपि में जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक लिपि है, आज पूरे विश्व में वैज्ञानिक लिपि यानी साइंटिफिक तरीके से सबसे खड़ी उतरने वाली भाषा हिंदी है।
वर्णमाला, शिरोरेखा, मात्रा आदि जितने भी कुछ व्याकरण संबंधी जो समस्याएं हैं उसको भी दूर कर लिया गया है। हिंदी भाषियों को थोड़ी सी कठिन ज़रूर लगती है भाषा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मेहनत किया जाए, चूँकि संस्कृत लगभग पूरे देश में समझते रहे हैं लोग, इस नाते हिंदी को अगर समझने का थोड़ा सा भी प्रयास करें तो निश्चित रूप से हिंदी जो है सभी लोगों को स्वतः और आसानी से समझने वाली भाषा है, आसानी समझ में आ सकती है। तो थोड़ा सा प्रयास करना होगा इसे। जो हमारे गैर भाषा भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हिंदी के विकास में थोड़ी और इसके साथ साथ केंद्र सरकार को भी इसमें और महत्वपूर्ण भूमिका इसके विकास में, इसकी लोकप्रियता के लिए करना होगा। हिंदी के प्रति हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी के प्रति हमारा कर्तव्य, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कितनी सुंदर बातें हैं। हमारी जितनी भी जो हृदयगत समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं जो होती हैं, और उसको हम अपनी भाषा के माध्यम से यानी स्वतः ही उसको समझ करके दूर कर सकते हैं। हमारी समस्याएं अपनी भाषा के माध्यम से ही दूर हो सकती है। इस तरह से हिंदी व्याकरण की प्रमाणीकरण भाषा बन चुकी है, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हिंदी का व्याकरण इतना सशक्त है कि जो हिंदी व्याकरण पर अपना थोड़ा सा कमांड कर लेता है, उसको अंग्रेजी की भाषा या विश्व की कोई भी व्याकरण की भाषा कोई व्याकरण समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। इस प्रकार से अब मैं इसके उपसंहार पर जाऊँगा कि आप लोग यानी राष्ट्रभाषा के रूप में कोई भी निबंध आता है तो इस निबंध को ज़रूर समझ लें और सुन लें बार बार, ताकि आपको लिखने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके उपसंहार पर मैं विचार करूँगा। राष्ट्रभाषा हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। यदि हिंदी विरोधी अपनी स्वार्थी भावनाओं को त्याग सकें और हिंदी भाषी धैर्य, संतोष और प्रेम के से काम लें तो हिंदी भाषा भारत के लिए समस्या न बनकर राष्ट्रीय जीवन का आदर्श बन जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, ध्यान दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का आवश्यकता के संदर्भ में यह बात उन्होंने कहा था। मैं हमेशा, ध्यान दें, यह जो वचन है, जो कथन है, इसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था उन्होंने? मैं हमेशा यह मानता रहा हूँ कि हम किसी भी हालत में प्रांतीय भाषाओं को नुकसान पहुँचाना या मिटाना नहीं चाहते। हमारा मतलब तो सिर्फ यह है कि विभिन्न प्रांतों के पारस्परिक संबंध के लिए हम हिंदी भाषा सीखें। ऐसा कहने से हिंदी के प्रति हमारा कोई पक्षपात प्रकट नहीं होता। हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं, वह राष्ट्रीय होने के लायक है। वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है, वही भाषा राष्ट्रीय बन सकती है जिसे अधिक संख्या में लोग जानते बोलते हों और जो सीखने में सुगम हो। इस तरह से ध्यान दें, यह कथन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। तो निश्चित रूप से इस कथन के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जब दो गैर भाषा भाषी या अदर स्टेट के जो हिंदी भाषा भाषी नहीं हैं, जब आपस में मिलते हैं तो किस प्रकार से टूटी फूटी हिंदी में बात करते हैं, यह पहचान ही हमारी ये बनाती है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। जैसे उदाहरण के लिए एक कोई अगर बंगाली सज्जन जिसको अंग्रेजी ना आती हो, या मान लो एक और पूर्वी क्षेत्र का कोई अगर है, या महाराष्ट्र का मराठी कोई है, अगर आपस में मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, तो दोनों तीनों गैर जो भाषा भाषी प्रांत हैं सभी हिंदी में बात करते हैं, टूटी फूटी हिंदी। ये बात करना, यह पारस्परिकता हिंदी की यही अपने आप स्पष्ट कर देती है कि निश्चित रूप से हमारे देश की राष्ट्रभाषा
हिंदी है। धन्यवाद।